हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। आज हम करेंगे कुछ बेसिक एमसीक्यूज रिसर्च एप्टीट्यूड के। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीए नेट के लिए 2021 के लिए या आगे भी आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ये एमसीक्यूज़। हालांकि ये बेसिक एमसीक्यूज़ हैं बट फॉर स्टार्टिंग ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, क्वेश्चंस की पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल है हमारा बना हुआ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह मैंने आपको इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स विद क्वेश्चंस प्लस विद आंसर्स। ये वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, दैट इज क्वेश्चनरी क्या होती है। क्वेश्चनरी एक तरीके की, ये ना जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसका ये मेथड होता है। जो हमारा दो मेथड होते हैं बेसिकली डाटा कलेक्ट करने के। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेथड होता है डाटा को कलेक्ट करने का, उसका वन ऑफ द मेथड होता है क्वेश्चनरी। बेसिकली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टूल फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का एक तरीके से ये मेथड होता है। ये एक टूल होता है जिसके ज़रिए जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन चारों में से ग्राफिक प्रेजेंटेशन का कौन सा नहीं है। किसके थ्रू हम ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं डाटा को। सबसे पहले है हमारे पास पाई चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ये तीनों ही तरीके जो हैं, इन तीनों ही तरीकों से हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। बट जो टेबल होता है वो ग्राफिकली नहीं होती रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होती है, वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेबल। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है। आगे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज आर। वेरिएबिलिटी को निकालने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, इन चारों में से बताने हैं, चारों ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल एंड रेंज। बेसिकली ये तीनों जो हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल एंड रेंज, ये तीनों वेरिएबिलिटी को मेजर करने के मेथड होते हैं। ठीक है, वेरिएबिलिटी मतलब कितना डिफरेंस है, कितनी वेरिएशंस आ रही हैं डाटा में, उसको हम जब मेजर करते हैं ये तीनों ही मेथड का यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आगे हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी पूछा है इन्होंने, इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए, दैट इज स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। जो बाकी के तीनों हैं दैट इज़ रैंडम, क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड। ये तीनों जो हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं। और जो स्नोबॉल मेथड होता है इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। लाइक ये एक पर्सन है, इसको बोला गया, एक कोई रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं या कोई भी पार्टिसिपेंट हैं, इनको बोला गया कि आप कोई ऐसा पर्सन हमें बताइए जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकें। कोई आपके नॉन में हो, जो आपको सही लगे, जिसको लगे कि आपको जानकारी हो सकती है उस पर्सन को, उस पर्सन का आप नेम हमें बताइए। इसने ना दो पर्सन्स के नेम बता दिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस पर्सन को बोला गया कि आप फर्दर और पर्सन्स के नेम बताइए। इसको भी बोला गया कि आप और के बताइए। इसने भी एक के बता दिए, इसने दो पर्सन्स के और नेम बता दिए। इसी तरह ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। बेसिकली ये नॉन प्रोबेबिलिटी इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन ने नेम बताया है वो रैंडमली ऐसे नहीं किसी भी पर्सन का नेम बता दिया। इसने बेसिकली क्या किया है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से, जो इसको सही लगा कि हाँ इस पर्सन के पास डाटा हो सकता है इस चीज़ से रिलेटेड, उसने उस पर्सन का नेम यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। ऐसी रीजनिंग जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं एंड पहुँचते एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। पहुँचते हम कंक्लूजन में एक यूनिवर्सल जो है एक बड़ी स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं। वो कौन सी रीजनिंग होती है, इसने सिंपली ये चीज़ पूछी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। इंडक्टिव रीजनिंग वो होती है जहाँ से हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है, एक छोटी सी मतलब एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे पास होती है, देन हम उसको कंटिन्यू
कंटिन्यूसली उसको हम बार बार उस पर रिसर्च करते हैं, बार बार उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जाके हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ पे पहुंचते हैं, कि यूनिवर्सल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जहां जो चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके उस पे हम पहुंचते हैं। सो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिंपली इसने पूछा रिसर्च क्या होती है, दैट इज मीनिंग क्या होता है रिसर्च का। सो सबसे पहला ऑप्शन क्या, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बिल्कुल सही है। रिसर्च में क्या करते हैं हम, री का मतलब ही क्या होता है, बार बार एक चीज़ को सर्च करना। सो ये भी सही है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम रिसर्च में यही तो करते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है और एट द एंड हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो उसके बाद सी ऑप्शन क्या कहता है, दैट इज़ वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ही सही है। इन सब में से ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है। ये क्या बोलता है रिसर्च, कि ऐसे तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से काम करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम काम करते हैं इसमें, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम का सच जान सकें, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान सकें। सो ये होती है रिसर्च। बेसिकली ना इसी टाइप के नेट में कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे हमें ये लगता है भी ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से पे टिक करके आए। सो हमें ये देखना होता है कि इन चारों में से बेस्ट जस्टिफाई कौन सा कर रहा है। कई बार चारों ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जो करेक्ट होते हैं, बट जो बेस्ट, जिसमें ऐसा ऑप्शन जिसमें बाकी भी 3 इंक्लूड हो रहे हैं या बाकी के 2 ऑप्शन इंक्लूड हो रहे हैं, सो हम उस ऑप्शन पे टिक करके आते हैं क्योंकि वो सबको जस्टिफाई कर रहा है। सो ऐसे ही इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये बाकी ही इन दोनों को भी जस्टिफाई कर रहा है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, दैट इज एक्शन रिसर्च क्या होती है। एक्शन, जहाँ पे आपको वर्ड दिख जाए ना, वहाँ पे तो बेसिकली इमीडिएट प्रॉब्लम होगा ही होगा। ये तो मतलब एक रट्टा मार लो चाहे, मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक्शन रिसर्च में मतलब मौके की जो हमारे पास प्रॉब्लम है ना, इमीडिएट प्रॉब्लम है, उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना, उसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। जब हम अपनी थ्योरी को चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। बट अगर हमारे पास कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई है और मौके पे है, हम उसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, सो उसे हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। सो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज अ, टेस्टिंग हाइपोथेसिस कौन से स्टैट्स है, इसने सिंपली ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, वो कब करते हैं, अगर हमने पहले हाइपोथेसिस सेट कर रखा होगा, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हाइपोथेसिस सेट किया है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या जो हमने हाइपोथेसिस सेट किया था, हमने नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट किया था, क्या वो सही है या नहीं सही है। जो हमने अजम्पशन पहले स्टार्टिंग में सेट की थी, हमने ली थी, क्या वो मतलब वो हमारी जो अजम्पशन थी, हमारा जो हाइपोथेसिस था, वो सही है या नहीं सही है। हम इसमें ये चीज़ देखते हैं, राइट। मतलब एक तरीके से हम प्रेडिक्शंस करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि जो हमने पहले सोचा था उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है या नहीं सही है। सो ये क्या होती है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एक इन्फरेंशियल स्टैट्स होती है। इन्फरेंशियल का मतलब भी यही होता है कि हम अनुमान लगाते हैं, हम कंक्लूजन्स निकालते हैं या फिर हम प्रेडिक्शंस बनाते हैं। इसी का मतलब होता है इन्फरेंशियल स्टैट्स। जब हमने सारी की सारी स्टडी की है, उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं वेदर हमारी चीज़ें जो हमने शुरू में लेट की थी, अज्यूम की थी, वो सही है या नहीं सही है, या आगे जाके ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें सो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोडक्शंस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्लस हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। हम जो टेस्ट मतलब हम कर रहे हैं, जो हमने पहले अजम्पशन ली थी, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो इसका सही जो है वो आंसर हो जाएगा 8th का ए, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। आगे हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, दैट इज़ एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। एथिकल नॉर्म्स में जो मतलब रिसर्च में हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिकल नॉर्म्स की, उसमें किससे रिलेटेड गाइडलाइंस इन्वॉल्व नहीं होती, डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस। अब सीधी सी बात है कि जो एथिक्स होते हैं ना, वो बेसिकली किससे कनेक्टेड होते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ फ्रॉड वर्क कर रहे हैं, राइट, या ऐसा हम कुछ गलत कर रहे हैं जो अनएथिकल है, राइट। सो अब इसमें क्या है,
अगर हम किसी का कॉपीराइट किसी ने लिया हुआ है, ठीक है, हम उसी की रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं, उसी कॉपीराइटेड रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं, उससे हमने पूछा तक नहीं है या उससे हमने परमिशन भी नहीं ली है ना। सो और हम उसे बिना बताए बिना क्रेडिट दिए उसे हम यूज़ कर रहे हैं, या पेटेंट किसी ने करवाया हुआ है, या किसी की प्राइवेसी है कि हाँ भी ये डाटा शेयर नहीं करना है, और अगर हम फिर भी इन तीनों में से कुछ भी काम करते हैं सो वो अनएथिकल होगा। चाहे वो कॉपीराइट से रिलेटेड है, चाहे वो पेटेंट से रिलेटेड है, चाहे वो डाटा शेयरिंग यानी कि जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, डाटा शेयर करना है, किसको करना है, कितना करना है, सो उस चीज़ से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं वो होती हैं। सो ये तीनों ही तीनों एथिकल के अंदर आ जाती हैं। अगर इन तीनों का मतलब ब्रेकडाउन किया जाएगा तो वो अनएथिकल माना जाएगा, बट जो थीसिस फॉर्मेट होता है ना वो एथिकल नॉर्म्स के अंदर नहीं आता है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ थीसिस फॉर्मेट। अगर हम थीसिस का फॉर्मेट गलत करते हैं या हम मतलब सही नहीं बनाते हैं, फॉर्मेट में हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनएथिकल हो जाएगा या वो बिल्कुल ही फ्रॉडलेंट वर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो वो थीसिस फॉर्मेट डायरेक्टली जो है वो एथिक्स से कनेक्टेड नहीं होता है। एथिक्स मीन्स अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, सो ये इन तीनों से कनेक्टेड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, दैट इज़ इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल। ऐसा इन चारों में से कौन सा है जिसमें कई सारे आइडियाज़, कई सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज हमारे सामने आ सकते हैं, वाइड रेंज में, है ना, मतलब भर भर के मात्रा में पॉसिबल होते हैं इन चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मीटिंग होती है जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं जो कुछ दिनों तक भी चल सकती हैं, ठीक है, मतलब कई दिनों तक लंबी भी चल सकती है, और इसमें ना कई सारे ऑफिशियल्स होते हैं जिनको मौका दिया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है। एट द सेम टाइम जो भी इश्यूज़ होते हैं उन पे बात की जाती है। सो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी की बात की गई है, कहाँ पे आइडियाज़ आते हैं, कहाँ पे, मतलब मीटिंग्स में ही होते हैं ना। हम अगर कोई मीटिंग हो रही है, मतलब कॉन्फ्रेंस एक तरीके की मीटिंग होती है, सो उस मीटिंग में ही चांस दिया जाता है सब लोगों को कि वो अपने आइडियाज़, अपने इश्यूज़, सब कुछ वो डिस्कस वहाँ पे कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ध्यान से पढ़िए। इसने अब इस एग्जाम्पल दिए, दैट इज़ एक रिसर्चर है, अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस। अब इसमें सीधा सा ना आप एक वर्ड को पकड़िए, दैट इज़ उसने क्या एक्सप्लोर करना है कि इफ़ेक्ट एक्सप्लोर करना है, मतलब बाद में एक चीज़ का क्या इफ़ेक्ट आया है। हमने इस वर्ड को पकड़ लिया, तो सबसे पहले तो हम इसके आंसर पे जाएंगे इस वर्ड के अकॉर्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। इसका सही आंसर अब ये क्यों होगा, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, दैट इज़ एक रिसर्चर है, वो ये जानना चाहता है कि एक मतलब द इफेक्ट जानना चाहता है ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ मिड डे मील इंटरवेंशन। जो मिड डे मील होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मिड डे मील इंटरवेंशंस का क्या इफ़ेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पड़ सकता है, ठीक है, उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वो उसने जानना है, ठीक है, मतलब वो क्या क्या उसके इफ़ेक्ट हुए हैं, बाद के इफ़ेक्ट्स जानने हैं। जहाँ पे हम बाद का इफ़ेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो वहाँ पे कौन सी रिसर्च यूज़ होती है, वहाँ पे यूज़ होती है एक्सपोस्ट फैक्टो। इसका मतलब ही ये होता है एक्सपोस्ट फैक्टो का कि कोई चीज़ हैपन हो चुकी है, ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, उसके बाद जाके हम किसी चीज़ का क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। हैपन वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद हम उस चीज़ का क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। सो इसको हम बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो। आगे हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। अगर किसी भी बंदे ने, किसी भी पर्सन ने रिसर्च को परस्यू करना है, रिसर्च मतलब उसने करनी है, पीएचडी करनी है, रिसर्च वर्क करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सी बात है, सबसे पहले वो टॉपिक ढूंढेगा, उसको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब उसकी प्रॉब्लम नहीं, उसका टॉपिक की प्रॉब्लम, मतलब वो किस प्रॉब्लम पे सर्च करना चाहता है वो क्या है, राइट। मतलब उसके पास एक क्वेश्चन होगा कि हाँ भी मैंने फलानी मतलब प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन ढूंढना है, या फिर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सर्च आउट करना है। वो सारा का सारा सर्च आउट का प्रोसीजर करने से पहले उसके पास क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। तो सबसे इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। सबसे पहले वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगा, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर बाद में होगा।
आगे हम चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज़ द सेम एज इन। बेसिकली जो इसने पूछा है कि जो थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट होता है वो इन चारों में से लगभग किसके सेम जैसा, मतलब किसके जैसा होता है, कैसा होता है, दैट इज़ और रिसर्च डिज़र्टेशन। इसका सही आंसर होगा कि डिज़र्टेशन जैसा थीसिस का फॉर्मेट लगभग होता है। वैसे तो कुछ नेशंस में इसको ना, इसमें डिफरेंस नहीं माना जाता है। कुछ नेशंस में तो ये माना जाता है कि जो थीसिस होती है और जो डिज़र्टेशन होती है वो एक ही बात होती है, बट कुछ नेशंस में इनमें थोड़ा सा डिफ़र ये किया जाता है, दैट इज़ जो डिज़र्टेशन होती है ना, वो जब हम यूजी डिग्री लेते हैं या फिर हम पीजी डिग्री या दैट इज़ मास्टर लेवल की डिग्री हम कर रहे हैं, उसके एंड में हम जो वर्क कर रहे हैं, अगर हम यूजी डिग्री या फिर हम पीजी डिग्री ले रहे हैं, उसके एंड में जो हम वर्क कर रहे हैं एंड में, उसको हम बोलते हैं डिज़र्टेशन। फाइन। और उसके बाद हम जो थीसिस राइटिंग होती है, ये क्या होता है, जब हम पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं उसके एंड में जब हम वर्क कर रहे हैं, उसके एंड में हम जो रिसर्च दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थीसिस राइटिंग बोलते हैं। सो इन दोनों में ये हल्का सा डिफरेंस कुछ नेशंस में माना जाता है, कुछ नेशंस में इसको, इन दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ थीसिस एंड डिज़र्टेशन को। आगे हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। अब ये क्या बोल रहा है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इन्हेंस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्रामर्स। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल है स्कूल का, उसने एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया है मौके पे, ठीक है। वो ये जानना चाहता है, वो ये एक्सप्लोर करना चाहता है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी स्कूल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन इन्हेंस हो सकती है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। हम इसमें कोई बाद का इफेक्ट नहीं जान रहे, हम इसमें कोई बाद की चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे, हम मौके का इसमें देख रहे हैं कि मौके पे इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं, मौके पे वो पॉसिबिलिटी देख रहा है, टीचर से पूछ रहा है, टीचर से इंटरव्यू, टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहा है एक प्रिंसिपल, ठीक है। और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या पार्टिसिपेशन रह सकती है, कितनी इन्हेंस हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या होगी, हम मौके पे चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम का, इमीडिएट क्वेश्चन का, बेसिकली उसके प्रिंसिपल के माइंड में इमीडिएट क्वेश्चन है कि कितनी इन्हेंस हो सकती है, कितनी पार्टिसिपेशन इन्हेंस हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है। वो मौके पे इंटरव्यू ले रहा है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उनसे इंटरव्यू लेके वो अपने क्वेश्चन का आंसर सर्च आउट कर रहा है। सो ये क्या हो गई, ये एक तरीके की एक्शन रिसर्च होगी। इन चारों में से इन्होंने पूछा कि कौन सी रिसर्च होगी, तो इस ये कौन सी हो जाएगी 14th का, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे, दैट इज़ इन चारों में से कौन सा रिसर्च का मेथड नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें से क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, सर्वे, ये तीनों ही रिसर्च के मेथड्स में आ जाते हैं, बट फिलोसफिकल जो होता है, फिलोसफिकल जो है वो रिसर्च का मेथड नहीं है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। अब इसने पूछा है कि इन चारों में से जो रिसर्च एथिक्स है वो किसके कनेक्ट करता है, किससे कंसर्न्ड करता है इन चारों में से, ठीक है। रिसर्च एक्टिविटीज़ के विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज से वो कंसर्न करता है, मतलब 3 ज़्यादा नहीं करते हैं, 1 करता है। सो हमें वही बताना है जो करता है कंसर्न। सो सबसे पहला इसमें फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ थीसिस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, एथिक्स से थीसिस का फॉर्मेट का ज़्यादा लेन देन नहीं होता है। उसके अलावा जो है डाटा को एनालाइज करना, डाटा को हम स्टडी कर रहे हैं क्वान्टिटेटिव या क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके, सो इसमें भी ज़्यादा एथिक्स का रोल नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम सिंपली रिसर्च है उसमें हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, सो इसमें भी ज़्यादा एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता। ये सिंपली टूल्स होते हैं जो हम कर रहे हैं। सो ये तीनों में जो एथिक्स है उससे, मतलब एथिक्स से तीनों चीज़ें ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं करती हैं। बट हाँ, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, रिसर्च रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें एथिक्स का बड़ा रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसकी हम रिसर्च ले रहे हैं, कैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कॉपीराइटिंग है, डाटा शेयरिंग है, वो सब कुछ हम इसमें देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमारे पास एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं है चक्के मुँह मतलब हमने कोई रिसर्च की और हमने प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर उसमें एविडेंसेस लगते हैं, प्रॉपर उसमें सब चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। ये हमारे एथिक्स से कनेक्ट करती है। सो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग हमारे रिसर्च एथिक्स से कनेक्ट करेगी।
आगे हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पे, दैट इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग रिसर्च। रिसर्च करने का पर्पज़ दोनों ही हो सकते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दूसरा होता है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सो कुछ बच्चे इसमें ये भी करके आ सकते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है ना, हम रिसर्च करते हैं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकें, बट ऐसा नहीं होगा। जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही ये होता है हमारा कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, है ना। हम रिसर्च भी कई बार इसी पर्पज़ से करते हैं ताकि हम इस दुनिया में जो भी हम एक प्रॉब्लम पिक कर सकें उसको, मतलब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें, देन देयर आफ्टर जो है हम उसके सॉल्यूशन पे वर्क करेंगे। सो दोनों ही इसके बेसिकली पर्पस होते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। इसने क्या पूछा है, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, तो जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का स्टेप है, ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, मतलब इसके नीचे कौन सा स्टेप आता है। इसने सिंपल देसी भाषा में ये पूछा है कि इसके नीचे कौन सा स्टेप आता है, क्योंकि जो स्टेप इसके नीचे होगा वो ही फॉलो करेगा ना इस स्टेप को। अगर यहाँ पे जो स्टेप होगा वही ऊपर वाले स्टेप को फॉलो करेगा, और इसने यही तो पूछा है ये वाला स्टेप किसके द्वारा फॉलो किया जाता है। सो इसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो पहले सेट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ये हम बाद में करते हैं बहुत ही ज़्यादा। सो बीच वाला जो इसके जस्ट बाद होता है, जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं उसी के बेसिस पे उसके बाद हम रिसर्च जो टूल है उसकी सिलेक्शन करते हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करेंगे, हम कौन कौन से रिसर्च टूल्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद ही हम डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस ये सब करते हैं, और ऑब्जेक्टिव हम उससे पहले ही सेट कर लेते हैं। सो बेसिकली जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। सो ये इसका सही आंसर जो है 18th का हो जाएगा सी। सो ये थे हमारे 18th क्वेश्चंस जिसके मैंने PDF आपको सुबह प्रोवाइड कर दी थी। सो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको विद लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारे आंसर्स इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं, आंसर्स बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।